हाय एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगी मैक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। देखो, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर चाहे हम आपके प्री बोर्ड्स की बात करें, चाहे हम बोर्ड्स की बात करें, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अच्छा देखो, पहली बात तो ये वीडियो बनाने का भी मेरा कोई ऐसा सच मूड नहीं था। हाँ, ये वीडियो मैं देती आप लोगों को, बट मैंने सोचा था ये वीडियो मैं आप लोगों को फरवरी के अंदर दूंगी, जब तक आप सारा पढ़ चुके होंगे। क्योंकि यार मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आप लोगों को ऑलरेडी दे चुकी हूँ। मतलब इंडियन इको के मैंने आपको सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए, बिजनेस स्टडीज के पूरे पार्ट 1 के बता दिए। हाँ, पार्ट 2 के देने हैं, आई नो 1-2 दिन के अंदर आप लोगों के पास में आ जाएंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी काफ़ी चैप्टर्स के मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं विद सॉल्यूशन, और ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा मेरी 20 डे प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो और आप लोग पढ़ भी रहे हो। तो मैंने सोचा था यार ये वाली वीडियो आप लोगों को फरवरी के अंदर दूंगी, जब तक आप लोग सारा पढ़ चुके होंगे। बट ठीक है, बहुत सारी डिमांड आ रही थी, मैम मैक्रो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो दिस वीडियो इज ऑल ऑन योर डिमांड। और देखो, एक रीज़न ये भी है, मुझे पता है आप लोगों के स्कूल्स के अंदर अभी इस वक्त प्री बोर्ड्स चल रहे हैं। कुछ के हो सकता है 10 के बाद में स्टार्ट हो, कुछ के 15 के बाद में स्टार्ट हो, और थोड़ा सा इस वक्त सर के ऊपर प्रेशर भी है। प्रेशर क्यों है? क्योंकि वहाँ पर स्कूल में टीचर्स बोलते होंगे जैसे प्री बोर्ड में नंबर आएंगे ना, वैसे ही हम 20 में से भेजेंगे। और देखो, सच में होता भी ऐसा ही है। वो जो आपके फाइल के नंबर होते हैं, एक्सटर्नल्स आके वाइवा लेते हैं, वहाँ पर चाहे आपके कितने भी नंबर आए, एक्सटर्नल आपको वाइवा में 8 नंबर ही दे, 7 नंबर ही दे, वो नंबर नहीं जाने हैं। लास्ट में आपके एक्सटर्नल्स, आपके टीचर्स आपस में बात करते हैं, टीचर से पूछा जाता है बच्चा कैसा है पढ़ने के अंदर, स्कूल में क्या इसका रिजल्ट है, यूटी में कितना लाया, हाफ ईयरली में कितना लाया, प्री बोर्ड्स में कैसा लेकर आया, और उसके हिसाब से आपके नंबर भेजे जाते हैं। क्योंकि उन्हें भी क्या है, एक प्रपोर्शन बैठा के रखना है। जैसा आप बोर्ड में लिख कर आओगे, जितना आप बोर्ड में लेकर आ सकते हो, उसी हिसाब से वो आपको नंबर भेजेंगे। बट टेंशन मत लेना, जो बच्चा बिल्कुल कुछ ही नहीं पढ़ता है, कुछ ही उसने पेपर भी नहीं दिए, बिल्कुल ही डाउन है, उसके नंबर भी 12-13 जाते हैं। तो बाकी सबके तो अच्छे जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वहाँ से अच्छे नंबर ही जाएंगे। तो आते हैं हम लोग हमारे टॉपिक पर। देखो, आज जो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, टॉपिक्स लेकर आई हूँ ना, ये मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज करके बनाया है। एनालाइज कैसे? ये मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखकर बनाया है, प्लस जो इस साल का सीबीएसई का आपका सारा सैम्पल पेपर है, उसको थरोली एनालाइज करके बनाया। मतलब ऐसे ही कहीं से चेप के नहीं बनाया, यूट्यूब से देखकर नहीं बनाया, गूगल नहीं करा, बहुत अच्छे से एनालाइज करके बनाया है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास में कितनी यूनिट्स हैं, कौन सी यूनिट का कितना वेटेज है, और किस तरह से मैंने यूनिट्स को डिवाइड करा है। तो सबसे पहली बात तो हमारी मैक्रो कितने की है, 40 नंबर की है। और 40 नंबर की हमारी दूसरी बुक है, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और 20 मार्क्स हो गए आपके प्रोजेक्ट वर्क के, जो आपको अच्छे से मिल जाएंगे। अब ये 40 नंबर किस तरह से डिवाइडेड हैं? तो मैक्रो के अंदर हमारे पास में टोटल 5 यूनिट्स है। कौन सी? पहली यूनिट है हमारी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। सेकेंड यूनिट है हमारे पास में मनी एंड बैंकिंग। थर्ड यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और ये वो यूनिट है जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। फोर्थ यूनिट इज गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, और लास्ट यूनिट आती है हमारे पास में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब देखो, मैं बता देती हूँ किस तरह से मैंने यहाँ पर चैप्टर्स को डिवाइड करा है। तो यहाँ पर मैंने चैप्टर्स को डिवाइड करा आपके टी.आर. जैन बुक के अकॉर्डिंग, और इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको पढ़ाया भी है। मैंने भी इसी के अकॉर्डिंग मेरी वीडियोस अपलोड करी है। तो यूनिट 1 में हमारे पास में टोटल 4 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 है आपका इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर 3 है आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, और फोर्थ चैप्टर है आपका कैलकुलेशन वाला। तो ये 4 चैप्टर्स मिला के आपके बनते हैं 12 नंबर, ठीक है। अब उसके बाद में आती है हमारी सेकेंड यूनिट मनी एंड बैंकिंग। इसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर्स हैं हमारे पास में। चैप्टर 5 है आपका मनी, और चैप्टर 6 है आपका बैंकिंग। इसमें से 6th चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 चैप्टर्स करोगे आपको मिलेंगे 6 नंबर। फिर आती है हमारी यूनिट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है बच्चों को, थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। तो इसमें 3 चैप्टर्स हैं हमारे पास में। एक चैप्टर 7 है आपका ADAS वाला, एग्रीगेट डिमांड वाला। फिर चैप्टर 8 है आपका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम वाला, और चैप्टर 9 है डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड वाला। 3 चैप्टर्स करोगे और आपको मिलेंगे 10 नंबर। फोर्थ यूनिट बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि एक ही चैप्टर है इस यूनिट के अंदर, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट, और सीधे एक चैप्टर करोगे आपको 6 नंबर मिलेंगे 40 के अंदर से। 5th यूनिट के अंदर हमारे पास में 2 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 11 है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट, और चैप्टर नंबर 12 है हमारा BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। 2 चैप्टर करने पर इस तरह से मिलेंगे आपको 6 नंबर। तो इस तरह से ये 40 नंबर हमारे डिवाइडेड हैं।
तो बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले आती है हमारी यूनिट 1। देखो यूनिट 1 है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, 12 नंबर देगी ये यूनिट आपको। अब देखो इस यूनिट के लिए मैं पहले ही कह देती हूँ, अगर ये यूनिट आपको थॉरली प्रिपेयर करनी है, पूरे 12 नंबर में से 12 नंबर लेकर आना है, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है, थ्योरी भी न्यूमेरिकल भी, तो मैं खुद बोल रही हूँ कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर नेशनल इनकम तक के सारे चैप्टर्स आप मेरी वीडियो से कर सकते हो, बस उनको सीक्वेंस में फॉलो करना बिना कुछ स्किप करे। अब देखो ये मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मुझे मेरे व्यूज़ बढ़ाने हैं, आप लोग मुझे जानते हो, मतलब मैं 1.5 साल से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, इतना तो आप लोग जानते होंगे कि मैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करती। चाहे मेरे चैनल पर व्यूज़ आए, चाहे मेरे चैनल पर व्यूज़ ना आए, कंटेंट आप लोगों के पास में रेगुलर बेसिस पर आता है। तो ये मैं बता रही हूँ बच्चों के फीडबैक के बेसिस पर। जितने बच्चों ने नेशनल इनकम पढ़ा है ना, उनका फीडबैक यही है कि मैम अगर हमें कहीं से समझ में नहीं आया ना, तो आपके वीडियो से समझ में आया है। तो उनके फीडबैक के बेसिस पर बोल रही हूँ कि अगर नेशनल इनकम आप लोगों को पढ़ना है तो आराम से टेंशन फ्री होकर मेरी वीडियो से आप लोग पढ़ सकते हो। बुक खोलने की भी जरूरत नहीं है, वो जो नोट्स हैं वो आप लोगों के लिए मोर देन इनफ है, उन नोट्स से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन। देखो इंट्रोडक्शन के अंदर प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, इस साल आपके सैम्पल पेपर के अंदर भी कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर भी सेफर साइड के लिए बोलती हूँ उससे 2 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेना। एक है मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, और एक है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो स्कोप का मतलब है कि इस बुक के अंदर आप क्या पढ़ते हो, तो बस इंडेक्स याद कर लेना कि भाई इससे हमें बैंकिंग सिस्टम का पता चलता है, इससे हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट का पता चलता है, इससे हमें गवर्नमेंट बजट का पता चलता है, इससे हमारी कंट्री की नेशनल इनकम का पता चलता है, जीडीपी का पता चलता है। तो ये स्कोप हो गया, कोई क्वेश्चन आया नहीं है इससे, बट सेफर साइड के लिए 2 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेना। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या क्या पढ़ोगे, एक देख लेना फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन घूम फिरा के पूछ सकता है कि ये गुड हमारे पास में है, आपको बताना है ये फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, प्लस दोनों गुड्स के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। सेकेंड आता है कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। मीनिंग पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं, कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेना। फिर आता है स्टॉक एंड फ्लोज। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, छोटे नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्टॉक और फ्लोज में डिफरेंस बता दो, या फिर पूछेगा आपको कोई चीज देकर कि ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो देखो अगर किसी चीज को आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकते हो, मैं बोलती हूँ आज के दिन में, आज के इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे बैंक अकाउंट के अंदर इतना पैसा है, तो मैं पॉइंट ऑफ टाइम पर बता सकती हूँ ना मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा है, फोन में देखूंगी बता दूंगी। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। बट कोई मुझसे पूछे आपकी मंथली इनकम कितनी है, तो वो मंथली है। कोई मुझसे पूछे आपका 1 साल का पैकेज कितना है, तो वो पूरा एनुअल पैकेज है। तो वहां पर मैं बात कर रही हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर अच्छा यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, देखो ये जो मैंने रेड कर रखी है ना, ये वो चीजें हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो इस साल आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर के अंदर आए हैं, तो इन पर और ज्यादा ध्यान देना। जैसे एक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर के अंदर इस साल। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपको चैप्टर नंबर 2 के लास्ट वाला टॉपिक है, लास्ट के अंदर मिलेगा। यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है कि भाई पहले क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है तो फिर क्या होती है, इनकम जनरेट होती है, फिर उस इनकम को खर्च करा जाता है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा मॉडल चलता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये अच्छे से देखना है विद डायग्राम। फिर आ जाओ हमारे चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो देखो इसके अंदर कुछ एग्रीगेट्स दे रखे होंगे, फॉर एग्जांपल जीडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी, इस तरह से करके 8 एग्रीगेट्स आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं। उनकी आपको सिर्फ डेफिनेशन देखनी है। डेफिनेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर के अंदर है कि कुछ दे रखा है जीडीपी एट एफसी ऐसे करके, और उसकी आपको बतानी कि वो होता क्या है, डायरेक्ट डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में यहाँ से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है आपका रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी के ऊपर। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपकी बुक के अंदर गिवन है, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, या जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा टीआर जैन बुक के अंदर, पेज नंबर 69 पर एक बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर क्लियरली गिवन है कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके सैंपल पेपर के अंदर गिवन है, इसे भी अच्छे से कर लेना। तो रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी के सारे आपको न्यूमेरिकल करने हैं। फिर इसी चैप्टर के एंड में एक टॉपिक गिवन है जीडीपी एंड वेलफेयर। पहले तो कुछ पैराग्राफ के अंदर गिवन है जीडीपी एंड वेलफेयर, वो भी देखना है।
प्लस उसके साथ में नीचे उसके लिमिटेशंस भी गिवन है, वो भी देखना है। सो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 3। अब बात आती है देखो चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 कौन सा है? नेशनल इनकम की कैलकुलेशन वाला। तो यहाँ पर थ्योरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थ्योरी पर ध्यान मत देना। इसके न्यूमेरिकल आपको करने हैं और तीनों ही मेथड्स इंपॉर्टेंट है। 3 मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। जो वैल्यू एडेड मेथड है उससे आपका छोटे नंबर का क्वेश्चन बनेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। और जो इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड है उनमें से किसी एक पर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा। तो तीनों मेथड्स करने हैं, मैंने तीनों मेथड्स की सेपरेट वीडियो बनाई है, आप आराम से पढ़ सकते हो, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है, 100% आपको समझ में आएगा। फिर यहाँ पर आपको थ्योरी में सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, तीनों मेथड्स की प्रिकॉशंस देख लेना, इनकम मेथड के प्रिकॉशंस, एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशंस और वैल्यू एडेड मेथड के प्रिकॉशंस। आपके सैंपल पेपर के अंदर इनकम मेथड के प्रिकॉशंस पर एक डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन है कि व्हाट प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तो प्रिकॉशंस देख लेना। तो ये हो गई आपकी नेशनल इनकम 12 नंबर की। इन क्वेश्चंस को तो आपको करना ही है। आगे बात करते हैं हमारी यूनिट 2 की। यूनिट 2 है हमारी मनी एंड बैंकिंग, सीधे आपको 6 नंबर देगी। 2 चैप्टर्स यहाँ पर है, एक चैप्टर है मनी और एक चैप्टर है बैंकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका बैंकिंग। देखो मनी को ज़्यादा टाइम मत देना, मनी की जो मेरी वन शॉट वीडियो है ना वो आई गेस 30 मिनट की भी नहीं है, 25 मिनट की है। तो इस चैप्टर को अगर आप 1 घंटा भी दोगे ना तो मोर देन एनफ है। 1 घंटे में आप ये चैप्टर पूरा थॉरली प्रिपेयर कर सकते हो। पढ़ना क्या है, एक तो मनी के फंक्शंस देख लेना और एक देख लेना सप्लाई ऑफ मनी, कि मनी सप्लाई होता क्या है, मनी के कौन कौन सप्लायर्स होते हैं। मनी के 3 सप्लायर्स होते हैं, आरबीआई, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे कमर्शियल बैंक्स। और इसके अंदर एक देख लेना M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, कि M1 मेजरमेंट से मनी सप्लाई कैसे निकालते हैं, C प्लस DD प्लस OD। काफ़ी डिटेल के अंदर मैंने पढ़ाया है, वन शॉट वीडियो है, सारे नोट्स आप वही फॉलो कर सकते हो, आपको बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, डिटेल में पूरा चैप्टर मिलेगा। सेकेंड चैप्टर आता है हमारा बैंकिंग। देखो बैंकिंग इस यूनिट के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ से मेन क्वेश्चन बनता है आपका क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, कि कमर्शियल बैंक्स किस तरह से क्रेडिट क्रिएट करते हैं, कमर्शियल बैंक्स किस तरह से मनी क्रिएट करते हैं, एक्सप्लेन करो एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की हेल्प से, प्रॉपर टेबल बना के। तो ये भी मैंने आपको पूरा कराया है, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का मेरे नोट्स के अंदर। फिर उसी के बाद में सेकेंड टॉपिक था CRR एंड क्रेडिट क्रिएशन। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो, कि कैश रिजर्व रेशियो और क्रेडिट क्रिएशन दोनों में नेगेटिव रिलेशन होता है। ये क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन है, दैट देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप, यानी कि इनवर्स रिलेशन बिटवीन CRR एंड क्रेडिट क्रिएशन, आपको इसे एक्सप्लेन करना है। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। देखो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस अगर बड़े क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो आपको सारे ही फंक्शंस लिख कर आने हैं, बट हो सकता है कोई फंक्शन आपको दे रखा हो और उससे एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। फॉर एग्जाम्पल 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन है और उसके अंदर लिखा है कि इट इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, एक्सप्लेन करो। तो हो सकता है अगर बड़े नंबर का क्वेश्चन है तो सारे ही फंक्शंस आपसे पूछे, और अगर छोटे नंबर का क्वेश्चन है तो फंक्शन लिखा हुआ आएगा, आपको उस फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। कोई एक फंक्शन भी हो सकता है, 2 फंक्शंस भी हो सकते हैं कि 2 फंक्शंस को एक्सप्लेन करो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और देन इस चैप्टर के अंदर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, कि सेंट्रल बैंक कैसे मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, एक होता है बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर से आपके सैंपल पेपर में क्वेश्चन है, तो ये सारे ही आपको पढ़ने हैं। और देखो ये जो टॉपिक है ये सेम टॉपिक आपकी 3rd यूनिट के अंदर जो डेफिशिएंट डिमांड वाला चैप्टर है ना उसके लास्ट में भी दे रखा है। तो चाहे यहाँ पढ़ो चाहे वहाँ पढ़ो, एक जगह पढ़ लेना, पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब आते हैं हमारी यूनिट 3 पर। ये थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली यूनिट है, 10 नंबर देगी ये यूनिट आपको। चैप्टर नंबर 7 है हमारा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो एक तो इसके अंदर देख लेना एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो 4 कंपोनेंट्स होते हैं, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। बट अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो सिर्फ C प्लस I 2 ही कंपोनेंट्स हम मान के चलते हैं, तो इसके कंपोनेंट्स देख लेना। कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन दोनों देख लेना। अगर पेपर थोड़ा सा इजी है तो कंजम्पशन फंक्शन पूछा जाएगा, अगर पेपर थोड़ा सा ट्रिकी है तो घुमा फिरा के आपसे सेविंग फंक्शन पूछा जाएगा। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि MPC क्या होता है, MPS क्या होता है, APC क्या होता है, APS क्या होता है, और एक रिलेशन होता है कि भाई MPC प्लस MPS दोनों इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। सेम ऐसे ही APC प्लस APS इज इक्वल टू 1 होता है। तो इनका मतलब पता होना चाहिए, इस रिलेशन का पता होना चाहिए।
फिर आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो देखो यहाँ से हो सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आएगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पर कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है और इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन करो, यानी कि पूरा का पूरा इसका प्रोसेस एक्सप्लेन करो, वो भी एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की हेल्प से। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इसी तरह से कराया है, प्रॉपर एक टेबल बना के, तो टेबल के साथ में पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन एक्सप्लेन करा हुआ है, ये आप मेरे नोट से कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका न्यूमेरिकल भी अगर आप करना चाहो तो आप मेरी वीडियो से कर सकते हो। सबसे पहले मैंने पूरे के पूरे फॉर्मूलाज को आपको रिवाइज करवाया है, कॉन्सेप्ट क्लियर करा है, फिर हर तरह के न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं। तो ये इफ यू वांट तो आप वीडियो से कर सकते हो। लास्ट चैप्टर है हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। यहाँ पर देखो एक तो है इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप मतलब जब कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशनरी गैप मतलब जब कंट्री के अंदर डिफ्लेशन है, यानी कि चीजों की प्राइसेस गिर रही हैं। दोनों के आपको कॉजेस पता होने चाहिए कि क्या क्या कारण होते हैं, दोनों के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, उसका क्या रिजल्ट होगा कंट्री के ऊपर, इनके कर्व्स बनाने आने चाहिए। फिर लास्ट टॉपिक है मेजर्स टू करेक्ट इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है या फिर डिफ्लेशन है तो उसे सरकार कैसे करेक्ट कर सकती है, उसे आरबीआई कैसे करेक्ट कर सकता है। इसके कुछ तरीके हैं, जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज कर दो, जैसे टैक्सेस के अंदर चेंज कर दो, और एक होता है मोनेटरी मेजर्स। ये मोनेटरी मेजर्स वही है जो पीछे मैंने आपको मनी एंड बैंकिंग में बताए थे ना, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ये सेम है, चाहे वहां पढ़ो चाहे यहाँ पढ़ो, ये आपको पढ़ने हैं। तो ये हो गए हमारे 10 नंबर। उसके बाद में यूनिट 4 है हमारी गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। देखो इसे बहुत अच्छे से करना, सिर्फ एक चैप्टर आपको पढ़ना और एक चैप्टर सीधे ही आपको 6 नंबर देगा, तो यहाँ का आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। देखो अगर बड़े नंबर का क्वेश्चन है, बड़े नंबर में पूछा है ऑब्जेक्टिव्स बताओ, तो फिर आपको सारे ही ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर करने हैं, बट बड़े नंबर में नहीं पूछेगा। ये 3 नंबर के क्वेश्चन में या 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको कोई पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्टिव दे देगा और बोलेगा इसे एक्सप्लेन करो, तो सबका एक्सप्लेनेशन देख लेना। ये आपके सैंपल पेपर के अंदर भी गिवन है कि एक ऑब्जेक्टिव गिवन है, उस ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करो। सेकंड क्वेश्चन यहां से बनता है रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स में क्या डिफरेंस होता है, विद एग्जांपल बताओ। एक रेवेन्यू रिसीट का एग्जांपल भी बताओ, एक कैपिटल रिसीट का एग्जांपल भी बताओ। थर्ड डिफरेंस है भाई डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या डिफरेंस होता है, आप सबको पता है, एक एक एग्जांपल भी बताना है। फिर यहाँ पर देखो थोड़ा सा आपको कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, क्योंकि कुछ भी दिया हुआ होगा और पूछेगा ये रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, प्लस इस चैप्टर के भी न्यूमेरिकल में से कोई भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। लास्ट यूनिट है हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट, 6 नंबर की है, 3+3। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट में से क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है ना, उसके हिसाब से एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन करी जा सकती है। डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके सैंपल पेपर के अंदर, मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट करा है। एक्सप्लेन हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड अंडर अ फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम, कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक्सचेंज रेट किस तरह से डिसाइड करी जाती है, ये प्रिपेयर कर लेना विद कर्व्स। एक मैनेज फ्लोटिंग का क्वेश्चन देख लेना, यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चैप्टर नंबर 12 है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो एक डिफरेंस देख लेना ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस में, अगेन कॉपी पेस्ट है आपके सैंपल पेपर में, डायरेक्ट क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस ऑफ बीओपी, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट हम लोगों ने पढ़ा था ना, जिसके अंदर है ट्रेड बैलेंस, इनविजिबल्स का बैलेंस, विजिबल्स का बैलेंस। तो उस करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स देख लेना, वहां से एक ट्रिकी क्वेश्चन घुमा फिरा के क्वेश्चन बन सकता है कि टेबल दी हुई हो, आपसे पूछे ट्रेड बैलेंस कितना है, विजिबल्स का बैलेंस कितना है। तो करंट अकाउंट को अच्छे से करना, इसके कंपोनेंट्स को डिटेल में देख लेना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए, प्रॉपर एनालिसिस करके दिए हैं, तो इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर अभी आप लोगों के पास में टाइम कम है तो आप सिर्फ ये क्वेश्चंस भी कर सकते हो, और अगर आपने सारा पढ़ लिया तो इन क्वेश्चंस की लिखने की प्रैक्टिस करना, क्योंकि देखो इको में लिखना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से डेफिनेशंस लिखनी है, किस तरह से टेबल्स बनानी है, किस तरह से कर्व्स बनाने, कर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इको में जब तक आप टेबल नहीं बनाओगे, जब तक कर्व्स नहीं बनाओगे ना, तब तक कोई मतलब नहीं है, आपका आंसर इनकम्प्लीट है। तो इन क्वेश्चंस की अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करना। और इंडियन इको के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हो। बीएसटी के पार्ट 1 के दे चुकी हूँ, पार्ट 2 के देने हैं, तो बीएसटी की भी एक फुल कोर्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाय फॉर नाउ।